हेलो एवरीवन, वेलकम इन रॉलिगन। तो जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यार अब एक चीज देखो, वेरिएबल क्या होती है, टू क्या हो जाती है, इन क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ये हम लोग पहले समझते हैं। यार जब हम लोग क्लास 5 to 8 में जब तक पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हम लोग छोटे से बच्चे होते हैं उस टाइम हमारा क्वेश्चन वन वेरिएबल और सिंगल इक्वेशंस पे काम करता है, ठीक है। उस टाइम हमारा सिंगल, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने बच्चों में पढ़ा होगा, थोड़ा सा पहले कोरिलेट कर दे रहा हूं कि ये हमारे 5 to 8 के बाद हमारी 9th 10th में आके ये कॉन्सेप्ट हो जाता है पेयर मतलब क्या हो जाती है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। फिर हम लोग जब 5-6 में देखें कि यार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया था, अब ये आया पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा। यहाँ देखो पेयर आया, टू वेरिएबल में आया। अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। तो यार कंसेप्ट समझ ही रहोगे, सब जगह सेम है कि यार छोटे बच्चों में ये वन वेरिएबल वन इक्वेशन आया, थोड़े से जब हम लोग सीनियर हुए तो टू वेरिएबल टू इक्वेशंस टू वेरिएबल आया। जब हम थोड़ा सा 11th-12th की तरफ मूव करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल आया। तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये हम लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं और बहुत दूर तक ये लोग हमको मतलब पहचानते हैं और सॉल्व करवाते हैं। अब बातें आती है यार इक्वेशन क्या हो जाती है और एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, ठीक है। तो देखो चलते हैं, पहले तो ये टॉपिक का इंपोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यार इस टॉपिक को क्यों यूज करते हैं और कब कब से यूज करना हम लोग शुरू कर देते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर इसका अगर हम लोग जनरल लाइफ में यूज देखें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यार मान के चलो कि हमारे पास दो केसेस हैं। x रुपए का एक पेन है, जो कि एक पेन है x और एक बुक है y, ठीक है। तो यार अगर हमें लेना है 10 पेन तो हम लिखेंगे 10 पेन, हमें लेना है 35 या जो भी 27 लेना है बुक तो हम लोग लेंगे 27 बुक। अब इसमें कितना रुपया खर्च हुआ, मान चलो कि इसमें बोला 300 रुपया खर्च हुआ, क्लियर। फिर हमारे पास दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि दूसरा बंदा क्या है, इसने 15 किताबें ली और ये 12 ये ली, इसको लगे 200 रुपए। अब बताओ, हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट था, किसी ने बोला कि यार किसी ने एक बुक, एक्स का मतलब मान लो बुक और इसका मतलब मान लो पेन। कोई अगर आपसे ये बोलता है कि एक्स बुक आपने लिया 10 रुपए का एक, ठीक है, 10 रुपए का एक लिया, क्लियर है। फिर आपने लिया 27 रुपए का एक पेन, तो कोई आपको ये बोलता है कि यार 300 रुपए आपने पहले केस में खर्च करा, 200 रुपए अब आपने इतने में खर्च करा। तो आप बताओ ना कि आपने कितने बुक्स खरीद के लाए और कितने पेन खरीद के लाए। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस लैंग्वेज में फ्रेम होगा कि आपने ये कंडीशन खरीदा था, ये कंडीशन, फिर आप बताओ कि सेपरेटली सबका प्राइस क्या है, या फिर आप इस स्पीड से जा रहे थे, इतना किलोमीटर जा रहे थे। तो ये सारी क्वेश्चंस फ्रेमिंग होंगी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया। अब हम लोग सीधा सीधा देखते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट तो सबको पता ही होगा। वेरिएबल क्या हो जाती है, जो अपनी वैल्यू चेंज करती है। जैसे कि एक्स वाई जेड क्या होती है, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वैल्यू लेके आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन का डेटा कैसा है और क्वेश्चन डिमांड कैसा करता है। अब इक्वेशन मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो तरह की चीजें होती है। इक्वेशन पे ध्यान दो, एक वर्ड होती है इक्वेशन, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और एक होती है एक्सप्रेशन। यार एक्सप्रेशन के पास में वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है और इक्वेशंस के पास वैल्यू कैलकुलेट होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें देखना है तो जो हमारा एक्सप्रेशन, मान चलो अगर हमने बोला कि p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। नाउ इसमें से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, 5, 10, 20, 25 कुछ भी रख दूं, मतलब इसके राइट हैंड साइड पर अगर मैं कुछ भी रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स ये कर देता हूं, या फिर इसको मैं 0 कर देता हूं, तो पी एक्स को मैंने 0 कर दिया, सेम इक्वेशन सेम एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे वैल्यू नहीं कैलकुलेट करा, तो दिस इज योर एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर इक्वेशंस। अब बातें आती है अभी हमने ये भी चीजें देख लिया इक्वेशन। अगर हमें ये पूछा कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, तो यार एक्स वेरिएबल हो गया, बाकी सारी कांस्टेंट है यहाँ पे ना। हम अभी पहले पूरा चैप्टर को अच्छे से पहले एक ग्लिम्स लेते हैं कि यार चैप्टर में हो क्या सकता है, कहानी का निचोड़ किधर साइड पे आएगा। ठीक है, अब बातें आती लीनियर क्या हो जाती है, सर चैप्टर बोल रहा लीनियर वाली बात है। लीनियर मतलब क्या हो जाता है कि द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या, अगर हमारा कोई इक्वेशंस इस टाइप का रहे, इस टाइप का रहे बेटा, तो हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ए की जगह पर मैं 5x, बी की जगह पर मैं अगर मान चलो यहाँ पे 20 रख दिया इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करोगे, 5x इक्वल्स टू माइनस का 20 और x इक्वल्स टू माइनस का 20 अपॉन 5 मतलब माइनस का 4। ये हम लोग पढ़ते थे छोटे में 6, 7, 8 तक ये चीजें कॉन्सेप्ट चलती है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है ना, x की जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो 1 है। बोलोगे कि यार यहाँ पे सर क्या है, तो बेटा a और b जो है ना आपका, a और b ये है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, ये है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर है, और ये जो हमने लिया ये वैल्यूड कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, अब बातें आती है सर लीनियर इक्वेशन, आप यहाँ पे पेयर में बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल में बात कर रहे हैं, तो ये तो सर आपने दिखाया, यहाँ पे क्या दिखाया, ये बच्चों को जल्दी आता है, लेकिन पूरा एक पिक्चर दिखाना जरूरी होता है कि यार आपने पहले ये पढ़ा, आपने ऐसा कुछ देखा है, फिर हम उसी को जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर आपका ये चैप्टर आता है। ठीक, 9th और 10th दोनों में काम करता है, फिर ये थोड़ा सा पेयर के बदले ट्रिपलेट हो जाता है, 3 वेरिएबल हो जाता है, तो ये 12th में काम करने लगता है। ना द पॉइंट इज अब देखो बेटा हमारा यहाँ पे पेयर की बातें कर रहे हैं, पेयर मतलब क्या हो जाती है, आप समझ लो, पहले इसको पहले पेयर समझा दे रहा हूँ। पेयर मतलब होता है जोड़ा, मतलब 2 चीज या फिर 2 लोग पेयर हो रहे, मतलब हमारा दोनों हाथ पेयरिंग में है। ठीक है, ना द पॉइंट इज अगर पेयर में होता कोई चीज है तो उसको लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके हो गए इक्वेशंस। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल के पावर कितनी, मैक्सिमम 1 1। बोलोगे यहाँ पे क्या सर 0 है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, इस टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, या फिर इसको x की पावर 0 रखती है वहां पे, क्योंकि x की पावर जो 0 होती है बेटा उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपने अभी तक देखा कि ये जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड ये किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो है x y यहाँ पे वेरिएबल हो गए। भाई अब लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर होने के लिए क्या हो जाती है, इसका जो मैक्सिमम पावर होती है, इसका जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 1 होती है। तो यार आप एक चीज देखो, x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, और c पे क्या है, कुछ नहीं है, वहां पे x की पावर 0। तो ये हमने बोला कि ये हमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी लिखने आ गया। बोलोगे सर अब हमें एक चीज बताओ, इस पे भी क्वेश्चन करके दिखाए और थोड़ा सा इस पे भी करके दिखाओ। ध्यान दो बेटा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर डील करी जा रही है, बहुत ही बेहतरीन। मतलब हमारे वीडियो में यही रहती है कि जो बच्चे ने देखा उसको जो पीछे का भी थोड़ा छोटा हुआ वो भी, और जो आगे आएगा वो भी, जो जहां पे है वहां पे, मतलब पूरा क्लीन पिक्चर आ जाता है कि यार ऐसी ऐसी बातें वहां पे हो रही है। यार हमने ये एक वेरिएबल था, एक इक्वेशन था यहाँ पे। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन, तो आप बोलेंगे सर ये तो एक्सप्रेशन नहीं है, ये है इक्वेशन। भाई क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्स वाई है ना। आप तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या इसकी वैल्यू निकलेगी, भाई वैल्यू निकलेगी कैसे, अब कैसे सॉल्व करोगे, 3y को उधर फेंकोगे तो y की वैल्यू पता नहीं है, 2x को उधर डालोगे तो x की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग दोनों का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अब ये चैप्टर इसी के रिगार्डिंग काम कर रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू इस पे काम नहीं कर रही है। तो एक चीज है, अगर मैं इसका
अगर मैं आपका इसका ग्राफ पूछूं तो क्या बताओगे? लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा ग्राफ भी लीनियर स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हमारा कर्व या फिर ग्राफ या फिर हमारा क्वेश्चन अगर लीनियर बोल रहा है, इसका मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ग्राफ का जो नेचर होता है वो स्ट्रेट लाइन, भले वो एंगल पे जाए, सीधे जाए, उल्टा जाए, जैसा भी जाए, मतलब हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है? जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे या तो यहां से निकलेगा या तो यहां से या तो यहां से यहां से यहां से, मतलब उसका जो नेचर होगा वो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा। चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, ईच एंड एवरी टाइम अगर उसकी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल्स टू 1 है, इट मींस दे विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें वैल्यू आएगी, हाँ बेटा वैल्यू तो आएगी, लेकिन इसमें अपने मन से वैल्यू आएगी। x की वैल्यू अगर बेटा मैंने 0 कर दिया, x की वैल्यू 0 मैंने मान लिया, तो ये 0 हो गया, तो 3y = 6, तो y = 2। अब हमने y को एक बार 0 कर लिया, तो इसको 0 कर लिया, तो 2x = 3, 6, तो x = 3। अगर हमने यहाँ पे माइनस का 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने इसको माइनस का 1 ले लिया, किसी को भी अगर मैंने x की वैल्यू माइनस का 1 कर लिया, तो ये जाएगा उधर पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 उधर पे 2, तो 6 तो 8 हो जाएगा, 8 बटा 3 हो जाएगा। अगर मैंने इसका माइनस का 1 ले लिया तो क्या होगा? ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 9/2, और ये इसी तरीके से बढ़ते जाएगी, ये इसी तरीके से बढ़ते जाएगी। अब देखो यार, इस क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस आए, लेकिन ये बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए, मतलब इसके पास कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ग्राफ बनी इसका, जो भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इसका एक लाइन बनेगा और वो लाइन इधर से क्रॉस करे, इधर से क्रॉस करे, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन इसके पास कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा? इसके पास कितने सॉल्यूशन आ गए? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक 2 वेरिएबल था यहाँ पे, ध्यान देना ये मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, इसीलिए वो आइडेंटिटी में चला गया। क्लियर है? मतलब जितनी इक्वेशन होती है, अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन अगर एक है तो वेरिएबल भी अगर आपके पास एक ही रहता है तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लो। क्लियर सबको? 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, अदरवाइज वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, इसीलिए अगर हमारे पास जो क्वेश्चन था ना कि 2 वेरिएबल था, इसीलिए हमारे पास कितने इक्वेशन लेनी पड़ी? 2 इक्वेशन, मतलब पेयर हमारी जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिया था, उसके कारण हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चलानी पड़ी। क्योंकि एक को ले रहे थे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रही थी, इसलिए हमें पेयर की जरूरत पड़ी। आई होप कि चैप्टर की पूरा क्लियरिटी आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस हद तक उसकी गहराई है। नाउ द पॉइंट इज आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा बेसिक्स था जो कि पूरा एकदम माइंड को डीप क्लियरेंस दे देगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी गहराई है, और कितनी भी आपकी मैथ्स कमजोर होगी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर कोई डाउट रहती है तो लाइव क्लास के दौरान हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लाइव चलती है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाती है? पेयर ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम देखें, अगर हमारे पास पेयर रहे तो क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये कब हो गया हमारा? ये कब हो गया हमारा? ये कब हो गया हमारा? कि जब हमारे पास पेयर की बातें करा गया, मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो कैसा था? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने ओरिजिनल स्टैंडर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था यार। लेकिन यहाँ पे ना पेयर है, पेयर मतलब 2 इक्वेशन बनेगी। तो यार अगर यहाँ पे 1 a छोड़ दूं यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि x x y y c1 c2 कुछ तो चेंजेस होना चाहिए ना, कुछ तो चेंजेस होना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास a1 a2 b1 b2। अब बोलोगे सर 1 क्यों? बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 था इसलिए हमने 1 1 चलाया, इक्वेशन नंबर 2 है इसलिए यहाँ पे हमने 2 2 चलाया। दैट्स इट। तो अब क्या हो जाती है
ये दोनों इक्वेशन बनी। अब यार ये दोनों इक्वेशन बनी तो देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन जो पीछे वाला था 2x + 3y = 6, ये पहले क्वेश्चन था। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि 4x या फिर 14x प्लस या फिर माइनस 3y = 20। अब मैं बोलता हूँ कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे मेथड काम करती है। आप कैसा, पहला मेथड क्या होती है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ वाली मेथड। दूसरा क्या काम करता है, अलजेब्रिक मेथड। और फिर जब हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ते हैं तो फिर इस पे 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो कि अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसको, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी जो हम लोग अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करेंगे तब। अभी जो है हमारा सिंगल कॉन्सेप्ट जाएगा, वो जाएगा ग्राफ पे। दूसरी वीडियो आएगी उसमें अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करेंगे, उसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्लियर हो रहा होगा। तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, तत्काल फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में अगर इक्वेशन 1 + 2 अगर कर दो, इक्वेशन अगर 1 + 2 अगर मैं कर दूं, 1 और 2 को अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल खा जाएगा। क्यों, प्लस का 3y और माइनस का 3y, ये दोनों कैंसिल हो गए। 14 और 2 ऐड हो गया, आ गया 16 और ये हो गया आपका 26। और x की वैल्यू आप लोग निकाल लो 26/16 एंड 13/8। फिर अब इस क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन 1 और 2 में से कोई भी यूज करके आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगा, तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ले पाए, यहाँ पे सॉल्यूशन आया और एक सिंगल सॉल्यूशन आया। नाउ द पॉइंट इज, क्या इन दोनों पेयर के पास एक ही सॉल्यूशन होगा? क्या इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्या? या फिर कभी ऐसा भी होगा क्या, ये दो लोग होंगे भी तो इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? हाँ, ये तीनों कैसे पॉसिबिलिटीज है इनके पास ये तीनों चीजें हो सकती है। इसीलिए इस क्लास के दौरान हम लोग पूरा मेथड देखेंगे कि हम लोग वैल्यू कंपैरिजन करवाएंगे, कोएफिशिएंट कंपैरिजन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस दो इक्वेशंस के पास एक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट आएगा, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है कि कोएफिशिएंट का कंपैरिजन। पहले क्या करना पड़ता है आपको, अगर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं आपको, तो पहले आपको A1 A2, पहले तो स्वाभाविक बात है यार, आपको A1 B1 C1 ये सब सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। A2 B2 दो इक्वेशन रहेगा। अब बोलोगे सर एक बार लिख के भी दिखा दो साथ में। अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, फिर मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन दिया, आज मैंने बोला कि यार इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान देना गौर से, तो गौर से देखोगे कि ये इक्वेशन यहाँ पे काम कर रही है, ये इक्वेशन। अगर मैंने बोला यहाँ पे पहले तो A1 A2 की वैल्यू लिखना सीख लो यार। अगर मैं A1 की वैल्यू पूछूंगा तो क्या बोलूंगा, A1 की वैल्यू पूछूंगा तो क्या बोलूंगा कि 2। A1 की वैल्यू क्या पूछोगे 2, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। क्यों भाई, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो 2 होता है, फिर जो y का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है। b मतलब क्या, b1, और जो c1 है, अब देखो यहाँ पे प्लस का c1 है। अब तुम चाहो तो इस इक्वेशंस को रिफ्रेम करके इधर पे डाल दो, या फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बराबर में ही ले सकते हो क्योंकि दोनों राइट साइड पे ही है। या फिर दोनों को लेफ्ट साइड करो या फिर राइट साइड करो, या फिर लेफ्ट करना है तो ये 5 उठ के आ जाएगा। यहाँ पे क्या, अगर हमें यहाँ पे 0 बनानी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 था, इधर साइड आएगा तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। अब देखो 0 0 मैच कर रहा है, तो C1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे माइनस का है। पहले लिखना सीख लो A1 B1 कहां से आएंगे। फिर देखो A2 मतलब क्या, सेकंड इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट 14 है, तो हमने लिख लिया। B2 कितना है इसी तरीके से -7, एंड C2 कितना है -6। ये आपके पास होगा कि वैल्यू कंपैरिजन करवा के हम लोग निकाल दिए। अगर मान चलो क्वेश्चन में अगर हमने इसको मिटा दिया मतलब क्या, y वाले टर्म को हमने सेकंड इक्वेशन से खा गया, तो y वाली सेकंड को खा गए मतलब B2 को भी खाना पड़ेगा, तो B2 वाला क्या हो जाएगा, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू ना दिखे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, -5 को खा जाऊं, तो इसका मतलब क्या, C1 की जगह की वैल्यू हमने हटा दी, वहां से जो वैल्यू तुमने हटा दिया उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो क्वेश्चन जिस तरीके से हमारे पास चेंज लेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन रोटेट करेगा, एज अकॉर्डिंगली हम लोगों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा यार ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये किस तरीके से रिवॉल्व करता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन ना। जब ये चीजें कर ली जाती है उसके बाद देखो A1 B1 C1 ये तो हमें इक्वेशन से निकालना होता है। फिर अब इसके पास ये आती है वैल्यू A1 by A2 B1 by B2 एंड C1 by C2। यार मान चलो कि आपको A1 पता है A2 पता है तो आप डिवाइड करके तो पता कर सकते हो ना कि यार A1 by A2 क्या है। सेम तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ना। क्यों? आपके पास ये इक्वेशन दे रखा होगा, उसको वैल्यू दे रखा होगा ना। अगर मान चलो यार यहाँ पे मान चलो, यहाँ पे मान भी चलो यार 3 लोग हैं, पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है। यार 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों लोग में कैसे संबंध हो सकते हैं? तीनों लोग में अगर हम एज को लेके बातें करें या फिर उसकी हाइट को लेके बातें करें या फिर उसकी वेट को लेके बातें करें तो क्या सब हो सकती है? यार ये पहला कंडीशन ये हो सकता है कि यार सब लोग सब कुछ में बराबर है। दूसरा क्या होगा कि यार 2 लोग तो बराबर है, तीसरे लोग बराबर नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? कोई लोग किसी भी चीज में किसी से भी कुछ भी बराबर नहीं है। ये 3 तरीके के क्वेश्चन आए। अब मेरा 1 2 3 कहने का मतलब क्या होगा इक्वल में कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइन वर्क कर रही है। अगर हम सेकंड की बातें करें तो ये हो रही है। इसके बीच में हम लोग को अगर ये आती तो ये हो जाती, अगर इसके बीच में अगर तीसरा लाइन फॉलो करता तो ये हो जाता। मतलब हमारे पास तीन जो वैल्यू आएगी ना वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी अपनी साइन रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जब बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना आप इसको सेपरेटली हटा के रखिएगा। जब वैल्यू आ जाएगी ना फिर आप बता दीजिएगा कि किसके बीच में इक्वल टू डालेंगे और किसके। अगर मान चलो बेटा इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई डिवाइड करने से तो आपको इक्वल टू डालना है। इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 4 आ गई तो फिर से वही वाली बात। मतलब वो आपको देखना होता है कि वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आ रही है, कौन सा बराबर हो रहा है, कौन सा बराबर नहीं है। इस पे जो 3 केसेस बनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ग्राफिकल अप्रोच होती है, जो हमारी डेटा आती है उसको हम समराइज कर देते हैं। तो केस नंबर 1 हम यहाँ पे केस नंबर 1 लिखेंगे इसके बारे में, केस नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पे देखें, बट आपको मैंने इस बार थ्योरी समझाई है और ये केस नंबर हमारा तीसरा होगा। तो पहले केस में मैंने क्या बताया कि मान के चलो कि यार कोई भी बंदा बराबर नहीं है, ठीक है, कोई भी बंदा बराबर नहीं है। तो यार अब इसके लिए सॉल्यूशन, इसके लिए आंसर क्या हो जाता है? ठीक है यार अगर हमें ये पता लगे तो इससे क्या फायदा। तो इसके लिए जो आंसर आते हैं वो बाय डिफॉल्ट आंसर फिक्स आती है कि द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज हैविंग सिंगल सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ये हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिखा देगा और बोलेगा कि इसके पास एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है कि नो है। तो आपको सिंपली ये चेक करना है, ऑप्शन टिक करना ये वाले, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरा केस देखा जाए तो दूसरा में मैं बोलता हूं कि यार 2 लोगों को बराबर कर दो एंड तीसरे को बराबर नहीं करो। चौथे में क्या करता हूं, तीसरे में क्या करता हूं, तीनों को बराबर कर देता हूं। तो जब ये लोग बराबर हो जाते हैं, 1 2 और तीसरा नहीं होता, इसमें क्या हो जाती है, इसके पास क्या हो जाती है, नो सॉल्यूशन। इसके पास क्या हो जाती है, नो सॉल्यूशन। इसके पास क्या हो जाती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये एक आइडेंटिटी टाइप का बिहेव करने लगता है ना। इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये होगा तो स्ट्रेट लाइन, तो जो इसका ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। लाइन तो बनेगी इस पे लाइन तो बनेगी। ये लाइन ऐसे आएगी, एक इक्वेशन अगर मान चलो लाइन नंबर 1 है तो दूसरा लाइन नंबर 2 ऐसे निकल जाएगा। मतलब इसके पास ये जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना उसी पॉइंट पे आपको ड्रॉप करनी पड़ती है। तो x वाली जहां पे आएगी वो x1 वैल्यू हो जाएगी, y1 पे y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा पता है, ये ग्राफ दे देगा, यहाँ पे आपको ग्राफ को काट के दिखा देगा और बोलेगा इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो पॉइंट कट रहा है उस पे नीचे ड्रॉप करोगे तो x की वैल्यू और इधर ड्रॉप y पे ड्रॉप करोगे तो y की वैल्यू।
ये आपका एक नया वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है। इसमें भाई क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है कि लाइन एक दूसरे के सॉल्यूशन में नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे जो ग्राफ हो जाती है ना, किसी के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और ये लाइन क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। ये हो जाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन आपका इंटरसेक्टिंग हो गया, ये पैरेलल हो गया। भाई इसमें क्या होगा, इसमें अगर सारी चीजें इक्वल हो जाती है ना, तो इसमें क्या हो जाती है कि एक लाइन अगर ये L1 जा रही है, ठीक है, तो दूसरा L2 भी जो होगा ना, वो इसी के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर से होकर निकल जाएगा। तो इस टाइप की लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है। अब एक चीज और भी आती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जिसके पास सॉल्यूशन आती है तो वो हो जाता है कंसिस्टेंट, और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं आती तो ये भी क्या हो जाती है आपकी कंसिस्टेंट। ये सब पॉइंट है, आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आपको तुरंत ये चेक करना पड़ेगा, और ये कंडीशन होगी तो कंसिस्टेंट, ये पर इनकंसिस्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये हमारी कंडीशन फॉलो होती है तो ये इसमें इनकंसिस्टेंट, अगर ये फॉलो होती है तो कंसिस्टेंट। ग्राफ का नेचर पूछेगा तो ये बस हमें क्या करना पड़ता है, इस वाले वैल्यूज पे काम करने पड़ते हैं, इस वाली वैल्यूज पे काम करने पड़ते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, अगर बेटा मान चलो कि हमारे पास दो क्वेश्चन दे दिए, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, फिर दे रखा है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, एक क्वेश्चन में करवा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 कितनी है, 3, b1 b2 c1 c2। अब a1 बाई a2 निकाल लेते हैं हम लोग पहले, तो 2/3 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, b1 बाई b2 चेक कर लेंगे, तो 5/7। c1 बाई c2 करेंगे तो 9/15, मतलब क्या होगा, 3 से कैंसिल होगा, 3/5। अब यार हमारे पास ये मैंने बोला था ना कि तीनों वैल्यू पहले सेपरेटली निकालो, तो क्वेश्चन दिया है, तीनों वैल्यू हमने सेपरेटली निकाल लिया। सेपरेटली निकालने के बाद चेक करो कि इसमें कौन बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये 2/3 है, 5/7 है, ये 3/5। यार ये 2/3, 5/7 है, 3/5। ये देखो ये आपस में बराबर नहीं है, ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो आपको ये लिखने के बाद तुरंत आपको ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और ये स्टेटमेंट देने के बाद आपको तुरंत ये वाली बात लिखनी पड़ती है कि ये इसके पास कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, और ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगी एक सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 2 के बदले में 4 दे दूं, 5 के बदले में यहाँ पे 10 दे दूं, और 9, 15 के बदले में 18 दे दूं, अब देखो क्या होगा, हमारी कोएफिशिएंट को बस हमने बदला है, कोएफिशिएंट को बदला है। अब क्या हो जाएगा, 4/2/4 मतलब क्या 1/2, 5/10 मतलब क्या 1/2, और ये भी 1/2। अब देखो ये 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों बराबर है यार। जब तीनों बराबर है तो ये वाली कंडीशन है, आपको तुरंत लिखना पड़ेगा ये वाली कंडीशन, और तुरंत इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइन, ये ग्राफ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड ये जो हमारी क्वेश्चन है, ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है, राइट, ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है, ये इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको 3 से 4 मार्क्स मिनिमम पेज करवा देगा। ठीक है, और काफी नॉर्मल तरीके से आपको पूरा डेटा एबीसी कैलकुलेट करना, फिर उससे क्या हो जाता है, उसको क्यों कैलकुलेट करें, नंबर टर्म्स मिसिंग हो जाए, ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग ग्राफ देखेंगे, एंड हो सकता है तो नेक्स्ट में ही हम लोग मेथड जो होती है हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड जो होती है सॉल्यूशंस करने की, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया और हमसे पूछे यार एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाओ, क्रॉस एलिमिनेशन करके दिखाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक मेथड होती है जो कि अलजेब्रिकली फॉलो होती है, वो भी 9th 10th में रहती है अच्छी खासी। ठीक है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।